हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सारा क्लियर कर लिया था। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, मेजोमेरिक इफेक्ट देखा था, सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा था, हाइपर कंजुगेशन देखा था, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट देखा था। बेसिक मेरा बचा होगा, बेसिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम लोग इन करते हैं नए टॉपिक में, जो कि जीओसी का ही पार्ट है, जो कि जीओसी का लास्ट पार्ट बोल सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक्चुअली में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जिसका जवाब नहीं है। बस आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट समझने के लिए आपको रेजोनेंस खूब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, रेजोनेंस के साथ साथ जिस ग्रुप को हम एक्सेप्टर बोलते हैं, किस ग्रुप को हम लोग डोनर बोलते हैं, प्लस आई कौन सा ग्रुप होगा, माइनस आई कौन सा ग्रुप होगा, प्लस एम कौन सा ग्रुप होगा, माइनस एम कौन सा ग्रुप होगा, ऐसा हम लोग ग्रुप पहचानने का हम लोग को एबिलिटी होनी चाहिए। तब जाके हम लोग के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट बड़ा मजेदार हो जाएगा टॉपिक। सबसे पहले इसे नाम से क्लियर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब कभी भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में एक फेमस स्टेप आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे नाम से ही क्लियर है कि इंटरमिशन बोल सकते हैं। ऐसे मूवी जो अगर आप देखते हो तो मूवी दो इंटरवल, एक इंटरवल के बाद, फर्स्ट हाफ इंटरवल से पहले, सेकेंड हाफ या लास्ट हाफ इंटरवल के बाद, उस दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग इंटरमिशन या इंटरवल बोलते हैं। सिमिलरली किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे, यानी इनिशियल फेज से फाइनल फेज पे पहुंचने में जो बीच का एक फेमस स्टेप आता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से, एक रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। कुछ नहीं करना है, एक रिएक्शन होता है, बस आप नाम सुने होइएगा, अभी हम बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम आपको बता सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक रिएक्शंस के बेसिस पे क्या होता है। आप लोगों ने जब 10th क्लास पढ़ा होगा तो 10th क्लास में एक नाम सुना होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन, एक पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट जीओसी के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में, बस यही 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को हटाना है और उसके जगह पे कोई नया चीज सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन बना रहे थे, एक्स का वैल्यू आ गया तो हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां एक्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है सिर्फ आपको ऐड करना है। एलिमिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है सिर्फ आपको एलिमिनेट करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि आप किसी एक को हटाओ और उसके जगह पे कोई नया चीज को ऐड कर दो। दैट्स रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल। अब हम लोग इतना क्यों बोल रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइम में, तो इसको हम लोग एक सिंपल रिएक्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो, अगर मान लेते हैं हम लोग C और यहाँ पे ले लेते हैं X, ठीक है, हम चाहते हैं क्या कि इस X को हटा दे और इस X के जगह पे कोई नया ग्रुप ऐड कर दे। जैसे मान लो अपने क्लासरूम में कोई एक फैन खराब हो गया और हम चाह रहे हैं कि यार उस फैन को हटा के एक नया फैन लगा देंगे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ वो फैन हटा देते, कुछ लगाते नहीं, तो हम बोलते एलिमिनेशन करवा रहे हैं। और वो फैन रहने ही देते और एक नया फैन और ऐड कर देते, तब हम बोलते एडिशन करवा रहे हैं। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट समझिएगा। चलिए, तो अगर मान लो कि C और X दिया हुआ है, यहाँ पर X हैलोजन ग्रुप है, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर कोई ग्रुप ले लेते हैं Nu-, ऐसा स्पेसीज जिसपे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ये हमने आपको बताया था। कोई भी ऐसा स्पेसीज जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। और किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो वो वहां पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। अब आप सिंपल समझना, अगर मान लो C और X में X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इस X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हम चाह रहे हैं कि इस सबस्ट्रेट में जहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये सब सारा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। जहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल समझो, तो यहाँ अगर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब X इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो एक टाइम ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये बॉन्ड मेरा टूटने लगेगा।
टूटने लगेगा तो इसको हम लोग क्या दिखाएं, ये बॉन्ड अभी पूरा टूटा नहीं है, ये धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब एक्स भी धीरे धीरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब इस एक्स पे आ गया पार्शली निगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर पार्शली निगेटिव क्यों? हम बोलेंगे जब यार पूरा बॉन्ड ही नहीं टूटा तो ये एक्स इस कार्बन से पूरा इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है। इसका मतलब एक्स इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत ले रहा है तो कार्बन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब एक टाइम t इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 की कहानी है। ये जब आधा बॉन्ड टूटा है और आधा बॉन्ड नहीं टूटा है तो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू टी हाफ की कहानी है। बड़ा हम सिंपल एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा इसका मतलब इस x को इस कार्बन से हम लोग पूरी तरह डिटैच कर देंगे। इसका मतलब ये x इस कार्बन से पूरी तरह इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन इस x को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C। और बताओ ये कार्बन जब फुल्ली इलेक्ट्रॉन x को दे देगा इसका मतलब इस कार्बन पे आ जाएगा फुल्ली पॉजिटिव चार्ज और ये मेरा x फुल्ली निगेटिव के साथ बाहर, यानी कि यहाँ कर देंगे हम लोग x माइनस। ठीक है, मेरा मोटो है कि इस x को हटाना है और इस x के जगह पे इस ग्रुप को जोड़ना है और ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड इंटरवल आप याद करो, जब आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी में जब इंटरवल होता है तो इंटरवल से पहले जहां पर इंटरवल होता है सेकेंड हाफ वहीं से स्टार्ट होता है। सिमिलरली मेरा फर्स्ट स्टेप जहां पे खत्म होगा सेकेंड स्टेप वहीं से स्टार्ट होगा और जहां पे खत्म हो रहा है उसी को हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे। इसका मतलब ये जो चीज हुआ इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी आपका काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। मेरा मोटो है इस x को हटाना और इस x के जगह पे इस mu को जोड़ना और अभी तो आपका सिर्फ x हटा है, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में आओ, सेकेंड स्टेप में यहीं से स्टार्ट होगा। अब बताओ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस कार्बन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको जोड़ना है उस पे निगेटिव चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, ये मेरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम। इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर देंगे, अटैक करेंगे तो जिस तरह से इस स्टेप में बॉन्ड पूरी तरह से टूट रहा था यहाँ पर जुड़ेगा और एक साथ नहीं, यहाँ पर डॉट 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 करके mu करेंगे। अब बताओ यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ पर बॉन्ड ऐड हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव, तो ये निगेटिव इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। क्या अभी जब पूरा बॉन्ड अटैच नहीं हुआ है इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अपना पूरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दिया है, मतलब ये कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल से पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। इसका मतलब इस कार्बन पे अभी भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पे अभी भी पार्शली नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पे फिर से t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर फिर से t इज इक्वल टू t हाफ। लेकिन इस दोनों में अंतर, इस t इज इक्वल टू टी हाफ पे बॉन्ड टूट रहा था और इस t इज इक्वल टू टी हाफ पे बॉन्ड जुड़ रहा है। यहाँ t इज इक्वल टू टी हाफ पे C और X के बाद बीच में बॉन्ड डिटैच हो रहा था और यहाँ C और Nu में बॉन्ड अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर फिर से t इज इक्वल टू टी हाफ के बाद अब बताओ ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा या जुड़ जाएगा? आप बोलोगे सर जुड़ जाएगा। अब बताओ जैसे ही बॉन्ड पूरी तरह से ऐड हो जाएगा तो इस न्यूक्लियोफाइल पे पार्शली निगेटिव, फुल्ली निगेटिव या कोई चार्ज नहीं, हम बोलेंगे यार बॉन्ड जैसे ही जुड़ जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल तो कंप्लीटली इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब इस कार्बन को फुल्ली इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये कार्बन भी न्यूट्रल और ये न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा Nu। आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, जब ये बॉन्ड टूट रहा था इसका मतलब ये X इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था और जब पूरा टूट गया तो ये पूरा ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर बॉन्ड जुड़ रहा था तो फुल्ली तरह का न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन अभी पूरा दिया नहीं था, लेकिन जब पूरा जुड़ गया तो पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। और हम लोग जानते भी तो है यार, जब H प्लस और Cl माइनस कंप्लीटली जुड़ेगा तो मेरा क्या बनाएगा HCl और न्यूट्रल, लेकिन वही HCl जब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस।
तो सिंपल है, दो स्टेप में मेरा जो मोटो था कि कार्बन और एक्स के बीच में एक्स के बॉन्ड को हटाना, एक्स ग्रुप को हटाना है और एक्स के जगह पे इस NU ग्रुप को जोड़ना है। तो दो स्टेप में काम हुआ। पहला स्टेप जहां खत्म हुआ उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट का नाम है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बोकैटायन। तो कुछ नहीं, रिएक्शन में इंटरमीडिएट और कुछ नहीं, बस सिंपल बोल सकते हैं कि रिएक्शंस के बीच का एक स्टेप है, सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे। तो आप इसका एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे हम लोग सिंपल बता सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे ही 3-4-5 क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे, 3-4-5 लेक्चर के बाद जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको हम खूब अच्छे से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। उसमें टाइप्स आएगा, नया नया नाम सुनोगे, SN1, SN2, रिएक्टिविटी, तो ये सब चीज हम लोग वापस वहां पे डिस्कस करेंगे। बस अभी हम आपको इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन देने के लिए इतना कहानी आपको बोले हैं। तो होपफुली आपको बस आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको समझने का कोशिश करना, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बेहिचक पूछना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट की, हम लोग जब बात कर लिए इंटरमीडिएट क्या होता है, जब हम इसकी बात कर लिए तो हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट कितने टाइप्स का होता है। आप इसको सिंपल आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का कितना टाइप्स होता है ये जान जाते हैं, और उस रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइप्स में फर्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहला जो टाइप्स होता है वो होता है आपका कार्बोकैटायन। सबसे फेमस, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन। सेकेंड हो जाएगा आपका कार्बेनायन, सेकेंड हो जाएगा आपका कार्बेनायन। थर्ड हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल, थर्ड हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल। फोर्थ हो जाएगा आपका कार्बीन, ठीक है। फिफ्थ हो जाएगा आपका नाइट्रीन, ठीक है। तो हम लोग इतना रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बोलेंगे तो ये कार्बोकैटायन है। वैसे सारे के बारे में पढ़ेंगे, बस हम लोग को एक्सेप्टर डोनर पता होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको इजी लगेगा। बस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन। ये पार्ट हो गया कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। हम लोग एक एक करके सारे इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कार्बोकैटायन क्या होता है। जब हम लोग बात करें कार्बोकैटायन की, अगर हम लोग डिस्कस करें कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या क्या पढ़ेंगे कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन आप क्यों बोल रहे हैं सर कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम बोलेंगे यार जब रिएक्शंस आप पढ़ोगे, जब आप अल्काइल हैलाइड पढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ कार्बोकैटायन था और रिएक्शन होने के बाद कुछ और कार्बोकैटायन हो गया। इवन की रिंग भी बढ़ जाता है, इवन की रिंग घट जाता है, इवन की पॉजिटिव चार्ज कहीं रहेगा और रिएक्शन करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इस कार्बोकैटायन में, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कार्बोकैटायन एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज ऑन कार्बन, हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। सिंपल, बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है कि यार ये पॉला बुक्स क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। हम तो सिंपल समझते हैं बाबू, जो हमको समझ में आ जाए वही सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है वो सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि आपका कॉपी आप लिखे हो और आप जो लिखे हो वही आप समझ के लिखे हो, इसलिए सबसे बेस्ट जो बुक होता है वो आपका नोट्स होता है। इसलिए बोलेंगे बाबू आपका हैंड राइटिंग भले ही कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन आपका जो नोट्स होगा वो सब बुक पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप उसको अपने से लिखे हो, अपने से समझ के लिखे हो, सारा कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के लिखे हो, इसीलिए वो नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी कोई नया बुक पढ़ने की कोशिश करो, आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन वही नोट्स आप पढ़ने का कोशिश करो, आपको लगेगा नहीं यार ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बस आप रिवीजन करते रहो, बार बार हम यही बोलेंगे। अब हम क्या बोले, कार्बोकैटायन क्या होता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें, कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें। तो कार्बोकैटायन और कुछ नहीं, आपको सिंपल अगर हम बोलेंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और इसी पे प्लस चार्ज, ये मेरा कार्बोकैटायन है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये मेरा कार्बोकैटायन हो जाएगा।
आप और एग्जांपल ले लो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज, ये भी मेरा कार्बोकैटायन हो गया। आप और एग्जांपल ले लो तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ये भी मेरा कार्बोकैटायन हो गया, ये रिंग वाला कार्बोकैटायन हो गया, ये मेरा ओपन चेन वाला कार्बोकैटायन हो गया। अब आप सिंपल समझो। अब इसके फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है। तो कार्बोकैटायन के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन के पास टोटल कितना 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन क्या ऑक्टेट कंप्लीट किया है, हम बोलेंगे नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप बोलोगे 8। अपने पास कितना है, आप बोलोगे 6, मतलब इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा, आप बोलोगे कम। जब कभी भी ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम, बताओ यार हाइपो या हाइपर, हम बोलेंगे हाइपो। हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम होगा हम बोलेंगे हाइपोवैलेंट एटम है। जब कभी भी ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा हम बोलेंगे हाइपर वैलेंट एटम है। याद कीजिए BF3, याद कीजिए PCl5। BF3 को हम लोग बोलेंगे हाइपोवैलेंट और PCl5 को बोल देंगे हम लोग हाइपर वैलेंट, क्योंकि PCl5 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा, BF3 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम। जब कभी भी ऑक्टेट से कम तो बोलेंगे हाइपोवैलेंट, जब कभी भी ऑक्टेट से ज्यादा तो हम लोग बोलेंगे हाइपर वैलेंट। बड़ा आसान तरीका है। तो हम लोग बोल दिए ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यार 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब बताओ जैसे ही ऑर्बिटल वैकेंट है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा। जैसे ही किसी एटम पे आप पॉजिटिव चार्ज देखते हो उसको आप गरीबी देखते हो, उसको आप बहुत गरीब देखते हो, मतलब आप उसको चाहोगे यार इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे के मदद कर दे। तो यार बताओ जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहने में इसको, ठीक है। एक हम लोग इसका और दे सकते हैं फीचर्स में कि इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अरे यार 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, sp2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp2। अब यहां बात करेंगे, अगर हम शेप की बात करेंगे, जैसे ही 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, हम तुरंत बोल देंगे इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही ट्राइगोनल प्लेनर होगा हम तुरंत बोल देंगे बॉन्ड एंगल, तो आप बोलोगे सर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन का फीचर हुआ। सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। सिंपल है, जब कभी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखो तुरंत आप उसको कार्बोकैटायन कंसीडर कर लो। कार्बोकैटायन का एग्जांपल ये CH3 प्लस, ये प्लस, जब कभी भी कार्बन पे प्लस वो कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन के कुछ फीचर्स देखें, क्या क्या देखें। तो कार्बोकैटायन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑक्टेट होना चाहिए, ऑक्टेट से ये इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहने का मतलब जब कभी भी कार्बोकैटायन की बात करेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा, हम बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन कम। और वैसे भी कार्बोकैटायन है मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है तो यार हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहा मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए बोल रहे हैं कार्बोकैटायन मेरा और कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब बताओ कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, कार्बोकैटायन का शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, कार्बोकैटायन का ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अरे यार याद करो जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे कि जब 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो लीनियर पे बॉन्ड एंगल 180, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर शेप ट्राइगोनल प्लेनर पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हम लोगों ने पढ़ा 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप पढ़ा था टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल पढ़ा था 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो हम लोग बेसिक पढ़े। उसके बाद फिर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सीसॉ, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। और हम आपको उस टाइम ये भी बताए थे कि भाई अभी तो तुमको याद है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे पीछे वाला चीज भूलने लगोगे। याद करो यार एक टाइम एक बच्चे को सारा शेप, सारा हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर सारा कुछ निकालना आता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े पीछे बच्चे भूलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम बार बार बोल
बोल रहे हैं बाबू, करेंट टॉपिक को पढ़ने से अच्छा है प्रीवियस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करो। अरे करेंट टॉपिक बच्चा थोड़ी पढ़ता है, करेंट टॉपिक तो टीचर पढ़ता है, टीचर के साथ साथ बच्चे को याद हो जाता है। इसलिए बोलेंगे प्रीवियस टॉपिक बच्चे, टीचर कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए आपको प्रीवियस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना होगा। करेंट टॉपिक तो टीचर खुद ब खुद आपको करवा देंगे, बस आपको उनके साथ लगे रहना चाहिए। तो ये आपका फीचर्स हो गया कार्बोकैटायन का। अब हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कार्बोकैटायन के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। सिंपल हम लोग जानते हैं यार स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा कभी भी कार्बोकैटायन का। तो हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बोकैटायन, ये हम लोगों ने पढ़ा। जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज कभी भी देखते हो कार्बन पे, CH3 पे प्लस चार्ज देखते हो, इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाएगा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अगर क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन कम ही है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला मिल जाएगा, मतलब इसके स्टेबिलिटी को वो देने वाला बढ़ा देगा। आप मानो यार इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है और इससे और कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल जाएगा, मतलब इसके स्टेबिलिटी को वो और घटा देगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, कार्बोकैटायन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। देयरफॉर क्या बोलेंगे, इस कारण से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से डोनर जो उसको देने वाला है उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देयरफॉर डोनर विल इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, while acceptor will decreases the stability of कार्बोकैटायन। तो आप सिंपल समझ सकते हो, क्योंकि कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इस कारण से डोनर जो होगा, डोनर मतलब देने वाला, एक्सेप्टर मतलब लेने वाला। अब बताओ ना यार, CH3 पे प्लस चार्ज है, इसको कोई देने वाला मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाएगा। एक टर्म होता है EDG, एक होता है EWG। EDG कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम, अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे, मतलब इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगे, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन देने लगे मतलब इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगे, और अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन लेने लगे तो इसके स्टेबिलिटी को घटाने लगे। यानी सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप ले ले और यहाँ पे अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर ले, तो बड़ा आसानी से समझना कि जब कभी भी प्लस I की बात करेंगे, जब कभी भी प्लस M की बात करेंगे, स्टेबिलिटी मेरा इंक्रीज करेगा। किसके स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब कभी भी प्लस I या प्लस M होगा, जो कि मेरा डोनर होता है, उस केस में स्टेबिलिटी मेरा इंक्रीज करेगा। जब कभी भी माइनस I की बात करेंगे या माइनस M की बात करेंगे, यानी वो एक्सेप्टर ग्रुप होगा, और एक्सेप्टर ग्रुप में मेरा स्टेबिलिटी घटेगा। यानी सिंपल कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन कम होता है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन, जो प्लस I या प्लस M होगा।
जो उससे लेने वाला मिल जाए वो उसकी स्टेबिलिटी को और घटा देगा, मतलब -I-M जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा और +I+M जो डोनर ग्रुप होता है वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सिंपल है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है और उसके केस में डोनर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और एक्सेप्टर स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। डोनर कहने का मतलब +I या +M और एक्सेप्टर कहने का मतलब -I या -M। ये हम लोग अब +I+M क्या होता है, -I और -M क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको आता होगा, बहुत अच्छे से हम मेसोमेरिक इंडक्टिव के बारे में बताए थे। अब हम लोग जान जाते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिख लेना, क्योंकि अभी यार अगर आप लिखोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। तो आप अगर सिंपल इसको हम एक और तरीके से बताएं तो आप देखो तो कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है और उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, मतलब कोई डोनर ग्रुप मिल जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और उसके पास कार्बोकैटायन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम होता है। इलेक्ट्रॉन कम होता है मतलब उसको अगर इलेक्ट्रॉन कोई और लेने वाला मिल जाए पहले से ही कम और एक और लेने वाला ही ग्रुप लग गया उससे, तो उसके स्टेबिलिटी को और घटा देगा। तो सिंपल कह सकते हैं इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज, डोनर विल इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये सिंपल हुआ। अब आप समझना, एक हम लोग और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सिंस अगर हम लोग बात करें, सिंस हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। आप देखते हो कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता था। आप ले लो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C पे प्लस, तो ये तुरंत इसको देता था, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाला ही होगा। तो सिंस हाइपर कंजुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, हाइपर कंजुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, therefore stability of carbocation is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। अरे यार, हाइपर कंजुगेशन में जितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा, मतलब जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ज्यादा। जब कभी भी आप पॉजिटिव चार्ज देखो, उसके बगल वाले कार्बन पे आप अल्फा हाइड्रोजन देखो, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। तो पहले तो हम लोग देखे डोनर और एक्सेप्टर, डोनर इंक्रीज एक्सेप्टर डिक्रीज, और चूंकि हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ही होता है, इस कारण से ये भी आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो अगर हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज कर रहा है तो हाइपर कंजुगेशन कब जाता, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ज्यादा। सिंपल कह सकते हैं। तो चूंकि हाइपर कंजुगेशन भी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इस कारण से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन पे भी। और हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे, अभी तक हम लोगों ने दो केस पढ़ा है स्टेबिलिटी में। पहला पढ़ा कि आपको कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इस कारण से डोनर इंक्रीज करेगा, एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा। और चूंकि हाइपर कंजुगेशन भी डोनर का ही एक अनदर रूप है, इस कारण से हाइपर कंजुगेशन भी आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करेगा। और अगर हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसका मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकैटायन का। तो हम लोग इन अदर में बोल दिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये भी एक वे हो गया। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। कैसे कैसे बताएंगे? तो यार देखो, जो मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। सिंपल समझिएगा, जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा कार्बोकैटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाला होगा, ये भी आप जान रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंडक्टिव वाला होगा,
आप सिंपल समझना। उसके बाद इंडक्टिव वाला होगा, अगर कहीं भी कोलैप्स करे तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले रेजोनेंस का देंगे। जहां पर रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। रेजोनेंस अगर कॉमन हो गया तो आप हाइपर कंजुगेशन को पकड़ो। हाइपर कंजुगेशन कहने का मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो गया तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को पकड़ेंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर का। इसमें और भी वे आते रहेगा, इसमें और भी कुछ ऐड होते जाएंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे यही रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग देखे भी थे कि इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव पे भारी पड़ जाता है। हम लोग ये भी देखे थे कि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दोनों पे भारी पड़ जाता है। तो अगर हम लोग रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव तीनों की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में रेजोनेंस सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सिंपल आप समझ लो, जब कभी भी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की बात करेंगे बस दो फीचर आप अभी तक याद रखो कि चूंकि कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि कार्बन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब वो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसलिए उसको जो डोनर ग्रुप मिलेगा वो उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और एक्सेप्टर ग्रुप जो होगा वो उसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ही है, इस कारण से हाइपर कंजुगेशन भी आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करेगा। यानी हम इन अदर वे बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने अभी तक जितना बोला है उस सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल दिया गया है, 4 आपको दिया हुआ है, इस चारों में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कार्बोकैटायन का। आप यहाँ देख रहे होंगे इस CH2 प्लस के साथ एक डोनर ग्रुप लगा हुआ है, यानी प्लस I ग्रुप लगा हुआ है। इस CH3 प्लस के साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इस CH प्लस के साथ दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, आप गौर करना, दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और इस C प्लस के साथ 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो तीनों CH3 कहने का मतलब तीनों मेरा प्लस I ग्रुप है, या यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ये भी बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोकैटायन में के स्टेबिलिटी में कि हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन के केस में भी जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो बताओ C प्लस के बगल वाला अल्फा कार्बन ये भी और ये भी, और तीनों अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गया। जहां पर जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आप बताओ यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, इसीलिए 4 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा 3 का, उसके बाद हो जाएगा 1 का, उसके बाद हो जाएगा 2 का। 2 का सबसे कम क्यों? क्योंकि 2 में अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम यानी 0, इस कारण से 2 का सबसे कम स्टेबिलिटी। 4 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि 4 में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम, इसीलिए कि 4 वाले का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के केस में हम सिंपल बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इन जनरल अमोंग अल्काइल ग्रुप आप देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 2 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 1 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन CH3 प्लस। ये ग्रुप 3 डिग्री R कहने का मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन मिथाइल ग्रुप या 3R जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन जो 2, तो ये 2 डिग्री R, ये मेरा 1 एक ही जुड़ा हुआ है इसलिए ये मेरा 1 डिग्री, ये मेरा 2 डिग्री, ये मेरा 3 डिग्री और ये मेरा सिंपल, तो ये 3 डिग्री R प्लस, ये मेरा 2 डिग्री R प्लस, ये मेरा 1 डिग्री R प्लस। तो सिंपल कह सकते हैं 3 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 2 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 1 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन CH3 प्लस। तो अमोंग कार्बोकैटायन अल्काइल ग्रुप में देखेंगे तो हम लोग का ये ऑर्डर हो जाएगा, जितना डिग्री का कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो हम लोग सिंपल देखे अल्काइल ग्रुप के केस में ये चारों सिंपल हो जाएगा। अब आप एक चीज और गौर करना, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट होगा या सिंपल देखेंगे तो एक एक दो क्वेश्चन करते करते आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि जब कभी भी अल्काइल कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे टर्सरी अल्काइल कार्बोकेटाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकेटाइन ग्रेटर देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन ग्रेटर देन CH3+। जैसा कि यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, आप इसको प्लस आई के बेसिस पे भी देख सकते हो, यहाँ पर आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी देख सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा बाबू याद रखना कि प्लस आई और प्लस एच यानी इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में पहले प्रायोरिटी आप हाइपर कंजुगेशन को दोगे और उसके बाद आप इंडक्टिव को दोगे। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले प्रायोरिटी आप रेजोनेंस को दोगे, उसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन को दोगे और उसके बाद आप इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे। बस इतना चीज आप दिमाग में अभी तक बैठाए रखो, क्योंकि अभी तक हम लोगों का एडिशनल फीचर नहीं हुआ है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही फीचर्स पढ़ा है, तो अभी तक हम लोग इसी फीचर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करें, कम से कम इतने को तो अपने अंडर ले ले। देन उसके बाद ऐड होते रहेगा कॉन्सेप्ट और उस ऐड कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ अलग अलग क्वेश्चंस करते जाएंगे और वो भी मेरा क्लियर होते जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, बस आप कॉन्सेप्ट को याद रखना कि हम लोगों ने कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के केस में क्या पढ़ा है। जैसे मान लो एक दे दिया है C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा एक ले लेते हैं हम लोग CH3 पे प्लस चार्ज, ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं C सिंगल डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और C पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब बस एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप है, कुछ नहीं है तो CH3 ग्रुप है, यानी यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन 3 है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे आप गौर करना तो पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। बस इतना याद रखो यार, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हो रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सिंपल बोलो रेजोनेंस वाला इस दोनों पे भारी पड़ जाएगा। इसका मतलब थर्ड वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखे तो पहले अगल बगल आप देख के एक बार सतर्क हो जाओ कि क्या उस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट वाले से। तो बताओ यहाँ रेजोनेंस वाला तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी बोल सकते हैं कि 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ग्रेटर देन। इस दोनों में तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो 3 के बाद हो जाएगा 1 और इसके बाद हो जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। होपफुली आपको समझ में खूब अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो बेहिचक पूछना। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है बोर्ड पे, इस दोनों क्वेश्चंस के थ्रू और भी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो यार ये 3 क्वेश्चन दिया है, ये मैंने तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर इस क्वेश्चन का भी बताना है और इस क्वेश्चन के भी तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपको कंपेयर करना है। अब सिंपल समझना, जैसे यहाँ पर जैसे आप ट्रिपल बॉन्ड देखे तो बताओ यार इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के साथ जो कार्बन अटैच है, क्या उस कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं? आप तुरंत बोलोगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है तो हम बार बार बोलेंगे यार हाइब्रिडाइजेशन पकड़ो, हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करो और बॉन्डिंग को पलटिए। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो CH3 जैसे ही दिखा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम तुरंत बोल देंगे sp3, क्योंकि कार्बन यार 4 बॉन्ड, यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड, यहाँ कार्बन मेरा कितना, तो हम लोग बोलेंगे 1 पाई बॉन्ड के साथ तो sp2, जैसे ही 2 पाई बॉन्ड के साथ तो sp, 1 भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp3। ये हम लोगों ने जाना। आप हमको ये तो बता सकते हो यार कि जिस हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। आप हमको ये बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग sp की बात करें, sp2 की बात करें, sp3 की बात करें तो बताओ S कैरेक्टर यहाँ पर 50%, sp2 में S कैरेक्टर यहाँ पर
कितना, तो 33.33% और यहाँ sp3 में 25%। हम बोले जिसमें s कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा, तो यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बोलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद sp2 का होगा और उसके बाद sp3 का होगा। और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी भी उतना ही ज्यादा। अब बताओ, एक तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है और उसपे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट sp कार्बन अटैच है, मतलब एक तो पहले से ही गरीब और उसको और गरीब बना दिया। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब बताओ, यहाँ sp, यहाँ sp3 और यहाँ sp2, अरे ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, तो हम बोलेंगे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होगा, तो sp वाला सबसे ज्यादा। और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वो सबसे ज्यादा कार्बन प्लस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो सबसे ज्यादा खींचेगा वो उसके स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा घटाएगा। अरे यार, पहले ही इलेक्ट्रॉन कम और सबसे ज्यादा खींच रहा है, मतलब और गरीब कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मतलब 1 वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम, और 2 वाले में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला कार्बन, इसीलिए 2 वाले का। और CH3 तो ग्रुप डोनर होता है यार, अल्काइल ग्रुप है, CH3 डोनर, और डोनर तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और 1 और 3 में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इस कार्बन को और गरीब कर देगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, और ये भी घटाएगा लेकिन इसके कंपेयर में कम घटाएगा। इसलिए कह सकते हैं 2 वाले का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद 3 वाले का, और उसके बाद 1 वाले का। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये मेरा हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्यों ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्यों ये सबसे ज्यादा डोनर, क्यों इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि यार एक तो सबसे पहले गरीब, और उस गरीब से भी तुम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो उसको तो तुम और गरीब बना रहे हो। स्टेबिलिटी के बेसिस पे उसको और तुम डीस्टेबलाइज कर रहे हो, इसका मतलब स्टेबिलिटी और तुम घटा रहे हो। इसीलिए 1 वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम और 2 वाले का स्टेबिलिटी CH3 प्लस I के बेसिस पे सबसे ज्यादा। इसीलिए बोले 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। 1 और 3 दोनों घटा रहा है, लेकिन 1 sp के कारण ज्यादा घटा रहा है, 3 sp2 के कारण कम घटा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। कैसे, तो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर देखो और आप परसेंटेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सारा बेसिस पे ऑर्डर पे निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। इस क्वेश्चंस में देखो, आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को देखने में, बनाने में और मजा आ जाएगा। आप देखिएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट, तो आप इस वाले क्वेश्चंस को देखोगे और थोड़ा गौर से देखना। हम क्या बोले बार बार, क्योंकि रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाले का होता है, और देन इंडक्टिव वाले का होता है। तो जब कभी भी कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज देखो, पहले एक बार डरो और उसके अगल वाले पे देखो कि कहीं वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और कंपेयर टू जिसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप यहाँ देखो, यहाँ भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा, यहाँ भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा, यहाँ भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमको दिखा, इसके साथ पाई बॉन्ड दिखा, और ये मेरा कंजुगेशन में है। जैसे ही कंजुगेशन में है, ये बेचारा खुश हो गया, क्योंकि यार ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया और इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गया। मजा आ गया होगा जैसे ही आप समझे होगे। अब देखो, ये पाई बॉन्ड जैसे ही अब कंजुगेशन से दूर चला गया, अब बताओ ये कार्बन मेरा sp2 हो गया, ये भी कार्बन मेरा sp2 हो गया। जब रेजोनेंस ही नहीं हुआ, अब तो ये कार्बन sp2 वाला कोई काम का नहीं, मतलब ये पाई बॉन्ड दोनों कोई काम का नहीं। ये पाई बॉन्ड बहुत बड़ा काम का था, क्योंकि इस पाई बॉन्ड का यहाँ होने से दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, और रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल, इसीलिए उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब इस दोनों में, दोनों पाई बॉन्ड में से कोई भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2,
दोनों sp2 दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बताओ दोनों -I के थ्रू खींचेगा। अब बताओ -I मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना कम डिस्टेंस उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। -I है तो यार ग्रुप जितना दूर होगा इस -I का इफेक्ट उस पे उतना कम होगा, और -I आपके स्टेबिलिटी को घटाता है, इसलिए ये -I दूर, ये -I नजदीक। ये -I के नजदीक होने से ये sp2 वाला कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन दूर होने से, इसके कंपेयर में दूर होने से ये कम खींचेगा, इसलिए ये ज्यादा खींचने से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा कम होगा और इसका स्टेबिलिटी कम ये होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो यार ये रेजोनेंस वाला सबसे भारी पड़ गया, तो हम बोलेंगे 1 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गया। और 2 वाले और 3 वाले में एक बार और गौर करना, 2 और 3 वाले में से दोनों में से कोई भी पाई बॉन्ड आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दोनों पाई बॉन्ड वाला कार्बन sp2 है। ये sp2 इस कार्बन प्लस से ज्यादा दूर है, इसीलिए -I होने के कारण कम इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। ये -I वाला कार्बन, ये जो sp2 वाला कार्बन है, इससे नजदीक है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा, इसलिए ये 3 वाला सबसे लास्ट में और 2 वाला उससे पहले। तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ये आपको समझ में आया होगा। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और अभी हम लोग 2 3 4 क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। सिंपल हम बोले हैं कि जब कभी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखो, आप पहले ये देखो कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप एक चीज गौर करना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन ये कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर O है, इस O के पास लोन पेयर, लेकिन ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में नहीं है। लेकिन आप गौर करना, इस O के पास लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट एडजेसेंट है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये लोन पेयर रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। इस कारण से ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया। एकदम ध्यान देना, जब कभी भी लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो, जब कभी भी लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो, कहने का मतलब क्या हुआ आप एक दिन समझिएगा। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। अब आप सिंपल समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, अगर हम लोग ये लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे ही देंगे, इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड और इस O पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी एटम पे जो लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस एटम पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रेजोनेंस हो रहा है, इस दोनों में से किसी में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो बताओ, जैसे ही ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हुआ, जैसे ही ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हुआ, इसका कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब 1 वाले और 2 वाले में देखो, दोनों में से कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अब जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही यहाँ भी है। इस C+ के साथ जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मेरा -I शो करेगा, ये ऑक्सीजन भी मेरा -I शो करेगा। ये -I वाला ग्रुप इस C+ से ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक होने के कारण ये -I ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा। यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से ये O कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ नहीं, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये भी O -I होने के कारण इस C+ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी O -I होने के कारण इस C+ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इसका इफेक्ट इस C+ पे कम हो जाएगा और उसके कारण कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कम डिस्टेंस होने के कारण,
ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण। बहुत बेसिक से समझिएगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा इफेक्ट उतना कम, चाहे वो प्लस आई का इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आई का इफेक्ट हो। माइनस आई का इफेक्ट जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, प्लस आई का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ दोनों माइनस आई, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट माइनस आई का ज्यादा और माइनस आई के इफेक्ट ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा घटेगा, और यहाँ माइनस आई का इफेक्ट कम, इस कारण से स्टेबिलिटी इससे ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं 3 के बाद क्या होगा, तो 2 और उसके बाद 1। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ भी वही बात है, इस O के पास आपको लोन पेयर दिखा, तुरंत रेजोनेंस हो जाएगा, ये रेजोनेंस के थ्रू मेरा मोर स्टेबलाइज हो जाएगा, सिंपल। इस दोनों में से इस O के पास भी लोन पेयर, इस O के पास भी लोन पेयर, दोनों लोन पेयर में से कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं करेगा। अब ये OH कुछ नहीं तो माइनस आए, ये भी OH कुछ नहीं तो माइनस आए, ये OH इस कार्बन प्लस से ज्यादा नजदीक, ये OH इस कार्बन प्लस से कम नजदीक, ये ज्यादा नजदीक, ये कम नजदीक, ये भी माइनस आए, ये भी माइनस आए, लेकिन ये ज्यादा दूर होने के कारण कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस कम होने के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज्यादा माइनस आई है, डिस्टेंस कम माइनस आई ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा माइनस आई कम, और जितना कम माइनस आए उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा माइनस आए उतना कम स्टेबिलिटी। तो बोलेंगे 1 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन, बोल दो यार, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, क्योंकि माइनस आई होने के कारण डिस्टेंस ज्यादा होने से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो 1 ग्रेटर देन बोलेंगे 3 और उसके बाद हो जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको थोड़ा बहुत अब आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप इतना समझना, डोनर क्या करता है, एक्सेप्टर क्या करता है। डोनर आपके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, एक्सेप्टर आपके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। आप लोगों ने इंडक्टिव पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा और रेजोनेंस पढ़ा, यानी प्लस एम पढ़ा। तो जब कभी भी रेजोनेंस वाला केस होगा तो रेजोनेंस वाला सारे पे भारी। अभी तक जो हम लोगों ने केस देखा, अभी तक हम लोग और भी केस नहीं देखा था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाले का, उसके बाद आपका इंडक्टिव वाले का। और अगर हम लोग बात करेंगे अल्काइल कार्बोकैटायन में, तो इन जनरल हम लोगों ने पढ़ा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन का, उसके बाद 1 डिग्री वाले कार्बोकैटायन का। हम लोग सिंपल देख रहे हैं, जहां पर भी रेजोनेंस हो जाएगा वहां का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे कार्बोकैटायन के बेसिस पे। कम से कम हम लोग को 3 या 4 लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लेक्चर और जो लेंगे उसमें कार्बोकैटायन के सारे के स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, जिसमें शिफ्टिंग की बात करेंगे, जिसमें रिंग एक्सपेंशन की बात करेंगे, जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो मिनिमम 3 और लेक्चर आपको कार्बोकैटायन में मिनिमम लगेगा। एक लेक्चर और में भी हो सकता है 4 लेक्चर लग जाए, जो भी लगे, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आप खूब बढ़िया से रिवीजन करते रहो। चलो, थैंक यू।